हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से देखेंगे और फिर आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे फोर्स से कि फोर्स होता क्या है, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, फोर्स का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, फोर्स का क्या इफेक्ट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है। तो हम लोग पिछले क्लास यानी 8 स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़े थे कि फोर्स पुश और पुल को हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। क्या चीज़? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक वैसा कॉज, फोर्स एक वैसा कॉज है किसके रूप में, पुश और पुल के रूप में, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है या फिर उसको चेंज करने का कोशिश करता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके आ जाए, यहाँ पे, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, यानी इस स्टेट का पोजीशन चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, अपना पोजीशन को वो चेंज कर लिया। किसके कारण से? पुश के कारण से। यानी एक कॉज है, उसके कारण से इसका क्या हो गया, अपना स्टेट चेंज हो गया। उसी पुश को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। दूसरा चीज, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी खींच कर कहीं ले जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से चेंज होकर कुछ डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी अपना पोजीशन चेंज कर देगा। तो इस पुल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। क्यों फोर्स बोलेंगे? क्योंकि इस पुल के कारण इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कोई वाल है, ये कोई हम लोग वाल ले लिए, इस वाल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यानी इसको हम लोग पुश कर रहे हैं। तो इस वाल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन जो पुश कर रहा है, जो कॉज हम लगा रहे हैं इसको चेंज करने के लिए, वो तो एक तरह का कॉज लग रहा है, किसके रूप में, पुश के रूप में। तो चेंज नहीं हुआ, ये हल्का सा क्या हो गया, यहीं पे हिलकर रह गया, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कॉज है, इस भी कॉज को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। या फिर जैसे ये मार्कर हम रख दिए यहाँ पे, इस मार्कर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स के कारण से क्या हो गया, मार्कर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी इस पुश के कारण मार्कर अपना पोजीशन चेंज कर लिया। मतलब ये जो पुश है वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या जो शेप होता है उसको वो चेंज कर देता है। कैसे चेंज करेगा? जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो मान लीजिए ऐसा हो गया। मतलब फोर्स के कारण से इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा, मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगाकर हम लोग क्या करेंगे, रोक लेंगे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप है तो उसको हम फोर्स लगाकर क्या कर देंगे, मोशन में लाएंगे, उसको हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे और उसको क्या चीज़ में लाएंगे, मोशन में लाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाकर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है, हम इधर से फोर्स लगाएं और इसके डायरेक्शन को क्या किए, चेंज कर दिए। यानी फोर्स के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में रहता है, मोशन में रहता है तब। यानी फोर्स और क्या करता है, वेलोसिटी चेंज करता है। और हम लोग जानते हैं पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स के कारण से ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे देखें, क्या कह रहा है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर से कोई तरह का हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अंदर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हम जब एक्सटर्नल इस पे एक एजेंट यानी कॉज लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पुश, तो इसका स्टेट चेंज होना शुरू हो जा रहा है। इसका अंदर अपना कोई एक्सटर्नल इंटरनल क्या चीज, कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, लेकिन जब हम बाहर से कॉज लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पुश, तो ये अपना स्टेट चेंज कर दे रहा है। क्या चेंज कर रहा है, स्टेट। एक चीज और, जिस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या होता है,
मोशन होता है। वो डिपेंड करता है कि फोर्स का अमाउंट क्या है। ठीक है, तो पुश किए तो वो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज़, फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं वो हमें इंडिकेट करता है क्या चीज़, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अगर हम बात करें कि फोर्स को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो फोर्स को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। यानी फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग 8 क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। फोर्स के लिए एफ, मास के लिए एम, इंटू एक्सेलरेशन के लिए ए। यानी एफ इक्वल टू क्या आएगा, एम ए। ये है फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू क्या चीज, एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट का, तो जो एसआई यूनिट होगा फोर्स का, एसआई यूनिट, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फोर्स का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। यानी कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या चीज, न्यूटन। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर क्या चीज, न्यूटन। दूसरा अगर हम लोग सीजीएस यूनिट का बात करें, सीजीएस यूनिट का मतलब सेंटीग्राम क्या चीज, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। तो सीजीएस यूनिट का बात करें तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है, अब देखिए केजी है एसआई में, तो यहाँ पे क्या होगा सेंटी। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट का बात करें फोर्स का, तो क्या होता है सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चीज, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग 1 डाइन बोलते हैं। डायन नहीं, घर में मौजूद डायन वगैरह कुछ नहीं, ये डाइन होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितना डाइन, 1 डाइन। यानी अगर हम लोग बात करें कि हाँ 1 न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। इस रिलेशन को याद करना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, 10 टू द पावर कितना, 5 डाइन। अगर इस रिलेशन को हम लोग निकालें, प्रूफ करें, तो क्या होगा, देखो 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 केजी को अगर हम लोग ग्राम में चेंज करें तो क्या होगा, 1000 ग्राम, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या होगा, 1000 और 100 यानी कितना, 10 पर कितना जीरो, 50, यानी 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। यानी कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। कि 1 न्यूटन और क्या चीज़, डाइन में क्या रिलेशन, इसको याद रखना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर कितना, 5 डाइन। जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज अ क्या चीज़, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन है। तो फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसका अमाउंट हम लोग ले लेते हैं 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया और ये जो एरो दिख रहा है पुश का वो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो दोनों है इसमें, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स के कुछ इफेक्ट्स का, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में है, रेस्ट में है, तो उस पर हम फोर्स लगा के उसको क्या चीज़ में लाएंगे, मोशन में लाएंगे। यानी फोर्स के कारण से ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था वो क्या चीज़ में आ गया, मोशन में आ गया। दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी हम फोर्स लगा के क्या चीज़, मूविंग ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस पर हम फोर्स लगाकर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। किसके कारण से, फोर्स के कारण से। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और इस पर हम कुछ फोर्स लगाए, इस फोर्स के कारण से इसका स्पीड इंक्रीज करके 30 मीटर पर सेकेंड हो गया।
यानी फोर्स के कारण से इसका स्पीड इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, यानी उसका स्पीड क्या करेगा, चेंज होगा। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, हम क्या किए, यहाँ से फोर्स लगाए और इसके पाथ को क्या किए, डाइवर्ट कर दिए, यानी इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए। क्या लगा करके, फोर्स लगा करके। यानी जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो हैंडल होता है, स्टीयरिंग होता है, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो फोर्स के कारण से क्या होता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स के कारण से ऑब्जेक्ट का शेप, साइज भी चेंज होता है, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है वेरी। सबसे पहला बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यानी जितने भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, उस टोटल का रिजल्टिंग फोर्स अगर जीरो होता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स का अमाउंट है 10 न्यूटन, और एक फोर्स इधर से भी लग रहा है, इस भी फोर्स का अमाउंट है 10 न्यूटन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर अपोजिट में है और लेकिन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो इस तरह क्या होगा, जो टोटल फोर्स होगा, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स वही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, एक तो 10 न्यूटन प्लस इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो क्या होगा, -10 न्यूटन। यानी कि टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 10 और -10 0 न्यूटन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर रिजल्टिंग फोर्स 0 हो जाता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ पे रख दिए, इस मार्कर को इधर से भी और इधर से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स दोनों का अमाउंट सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इस कारण से इसका जो रिजल्टिंग फोर्स होगा, वो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। जैसे और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, एक ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हैं, एक नीचे से भी फोर्स लगा रहे हैं। इसका अमाउंट है 5 न्यूटन, इसका भी अमाउंट है 5 न्यूटन। ऊपर से जो फोर्स लगा 2 न्यूटन और जो नीचे से फोर्स लगा 2 न्यूटन। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लगा, 5 और 5, इधर से 5 इधर से भी 5, यानी टोटल अगर इस डायरेक्शन का बात करें और इस डायरेक्शन वाले का, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन, यानी क्या चीज़, 0। ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाला फोर्स का भी अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन माइनस कितना, 2 न्यूटन, यानी कि 0। यानी इस पे लगा हुआ टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है किसका, बैलेंस्ड फोर्स का। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या होता है, फर्स्ट में डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। लास्ट में जो टोटल फोर्स इस पे लगता है वो 0 होता है। दूसरा, बैलेंस्ड फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 10-10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 न्यूटन है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब सेम होगा, क्या चीज, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जब अपोजिट होगा, तो उस पर जो फोर्स लगता है तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोल देंगे, बैलेंस्ड फोर्स, जिसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या था कि बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, बैलेंस फोर्स के कारण से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन उसका जो शेप और साइज है उसमें चेंजिंग आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर से फोर्स लगाए, इधर से भी फोर्स लगाए, ऊपर से भी फोर्स लगाए और इधर से भी फोर्स लगाए। जैसे एक बैलून ही है, इस पे फोर्स लगाए,
तो फोर्स के कारण से क्या हो गया, इस बैलून का शेप कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी इसका शेप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया। तो फोर्स के कारण से क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स के कारण से ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप्स का, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। यानी क्या चीज़, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज आर ग्रेटर दैन जीरो, यानी जीरो से अगर ग्रेटर है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का। तो अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स का बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 25 इधर से और इसके अपोजिट डायरेक्शन से कितना, 10 न्यूटन, यानी इस पे टोटल लगने वाला फोर्स कितना है, 15 न्यूटन। यानी 25 में से 10 न्यूटन फोर्स वो क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, और 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस अप डायरेक्शन में। इसको मिनिमाइज करने के बाद तो ऑब्जेक्ट का फोर्स यानी ग्रेटर फोर्स किधर है, इस तरफ है, यानी ग्रेटर फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो ग्रेटर फोर्स की तरफ होगा, यानी क्या चीज, मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड, यानी जिसका फोर्स ज़्यादा होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे एक और केस देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम ऊपर से एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स नीचे से लगा रहे हैं, इसका अमाउंट है 10 न्यूटन और इसका अमाउंट है 15 न्यूटन। तो ग्रेटर फोर्स नीचे से लग रहा है ऊपर की ओर, तो अगर बात करें इस पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, यानी कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, किस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऑब्जेक्ट मूव कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स का, तो सबसे पहला चेंज द स्पीड, यानी जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करने के लिए वो अनबैलेंस्ड होता है, यानी दोनों तरफ से बैलेंस नहीं होगा, इक्वल फोर्स नहीं लगेगा दोनों तरफ से, किसी ना किसी डायरेक्शन से ग्रेटर फोर्स लगेगा। चेंज द पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को भी चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा फोर्स यूज करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। चेंज द शेप एंड द साइज, ऑल्सो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस के कारण से भी शेप चेंज होता है और साइज, और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण से भी क्या होता है, शेप और साइज चेंज होता है। अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर नॉट और मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है हो सकता है कि इक्वल हो या फिर नहीं हो, हर अधिकतर केस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। इक्वल किस मैग्नीट्यूड में होगा, किस में इक्वल होगा, देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट्स पे अगर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है जैसे कि 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन, तो ये दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। तो याद रखना है अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड में और इक्वल नहीं भी हो सकता। तो इक्वल मैग्नीट्यूड में कब होगा, जब उसका डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक ही तरफ होगा फोर्स का क्या चीज़, डायरेक्शन, तो उसमें अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि अनबैलेंस्ड होगा। और भी कॉमन टाइप्स है फोर्स का, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, हमारे मसल्स के द्वारा, ह्यूमन के मसल्स के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। इसको हम लोग क्लास 8 में पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के मसल्स के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, द अट्रैक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन क्या चीज़, ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। या फिर अगर हम लोग दूसरे वर्ड में बोलें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल उसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक चैप्टर है फिजिक्स का 3rd चैप्टर, जिसमें हम लोग टोटल डिटेल में बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में पड़ा हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये इसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा है, ये इसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा है, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल में। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस दैट कॉन्टैक्ट्स एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि एक वैसा फोर्स जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे मूव कर रहा है इस तरफ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स कब लगता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उस पर क्या करता है, वो मूव करता है या फिर स्लाइड करता है, तो इस दोनों के कांटेक्ट के कारण से एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जो हमेशा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, अगर इस डायरेक्शन में इसका मोशन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज ये फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। एक अप्लाइड फोर्स होता है, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स, यानी अ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स बोलेंगे। एयर रेजिस्टेंस, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है तो एयर के पार्टिकल के द्वारा क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है, यानी एयर का पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के फोर्स है, जैसे कि टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर वीडियो बनेगा, लेकिन इस फोर्स से हमें उतना मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये बेसिक्स है जो हम लोग क्लास 8 में पढ़। इसके बाद एक टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वह नेचुरल टेंडेंसी जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज होने से अपोज करता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, उसके स्टेट को क्या करता है, चेंज करने से रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कहीं पे, यानी ये रेस्ट में, ये क्या चीज़ में है, रेस्ट में, यानी इस ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहेगा, ये खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। कब तक, जब तक इस पर हम लोग कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। अगर हम कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका एक टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहेगा, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, वो क्या चीज़ में है, मोशन में, ये मोशन यूनिफॉर्म होता है, कैसा, यूनिफॉर्म, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो लगातार यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, कि जब तक उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं, वो खुद से अपने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को अपोज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, उसके पास उतना एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपने यूनिफॉर्म मोशन को खुद से क्या करे, चेंज करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसी एबिलिटी को अपने क्या चीज़, स्टेट को चेंज करने की एबिलिटी को, यानी स्टेट जहाँ चेंज हो, इसी इनएबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट अगर लगातार मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में लगातार मूव कर रहा है, तो खुद से अपना स्टेट यानी मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, तो उसी इनएबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हम लोग क्या करें, बॉल को थ्रो करेंगे, तो आप बोलिए कि सर बॉल तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में वो रेस्ट में चला जाएगा, बॉल कुछ टाइम के बाद क्या चीज़, रेस्ट में चला जाएगा। तो इसमें कहाँ, ये तो खुद से अपने रेस्ट में चला गया, तो ऐसा नहीं है। बॉल जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है
तो क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड के द्वारा जिस पे बॉल मूव कर रहा है एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स इसके स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है। जो मोशन का स्टेट था उसको वो अपोज कर रहा है, और अपोज करके कुछ टाइम के बाद वो क्या चीज में ला देगा? रेस्ट में ला देगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स था फ्रिक्शनल फॉर्म में। लेकिन अगर हम कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस लेते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी ये क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब क्या होता है कि इस केस में ऑब्जेक्ट लगातार मूव करता हुआ रहेगा, लगातार मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है क्या चीज? इनर्शिया के केस में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो उसका टेंडेंसी है कि वो क्या चीज में रहेगा? मोशन में रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो है वो टोटल डिपेंड है मास पे। इसका मतलब क्या है कि मास और इनर्शिया में एक रिलेशन है। क्या चीज? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। इसका मतलब क्या है कि अगर इनर्शिया ग्रेटर हुआ तो मास भी ग्रेटर, मतलब अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। ये टोटल एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट, एक का मास है 1 kg और दूसरे का मास है 5 kg, तो किस ऑब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? हेवियर वाले पे। और किस ऑब्जेक्ट पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? लाइटर ऑब्जेक्ट पे। तो जिस पे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है मूव कराने के लिए, मतलब उसका इनर्शिया कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो लाइटर है, क्योंकि वो मास उसका कम है। दूसरा 5 kg वाला, इसका मास ज्यादा है, मतलब इसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा। तो इनर्शिया टोटली डिपेंड होता है किस पे? मास पे। मास बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा, मास घटेगा इनर्शिया घटेगा। अब क्या है कि इनर्शिया का कुछ टाइप्स है। इनर्शिया का कुछ टाइप्स है, जैसे कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले हम इस दोनों को समझते हैं, फिर इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। यानी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और फिर इनर्शिया ऑफ क्या चीज? मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। यानी बॉडी का वैसा इनएबिलिटी जो खुद से अपना स्टेट रेस्ट का चेंज नहीं कर सकता है, यानी उसका जो रेस्ट का स्टेट है ऑब्जेक्ट का वो खुद से चेंज नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। यानी ऑब्जेक्ट का वह इनएबिलिटी जो खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को क्या चीज? चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे दोनों का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग। यानी कि कोई बस अगर मूव करना शुरू करता है, जैसे कि ये बस है, मान लेते हैं ये बस, इस बस में कोई पर्सन है, ये रहा पर्सन। अभी बस रेस्ट में है तो पर्सन भी क्या है? रेस्ट में है। लेकिन बस जब मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बस के साथ पर्सन का लोअर पार्ट, ये कौन सा पार्ट? लोअर पार्ट कनेक्ट होता है, तो लोअर पार्ट बस के साथ मूव करेगा, लेकिन अपर पार्ट जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तब क्या होगा? ये जो लोअर पार्ट है वो चला जाएगा आगे और अपर पार्ट वहीं की तरफ रहेगा। तो हमें क्या महसूस होता है कि हम लोग पीछे की ओर झुक रहे हैं। हम लोग कहाँ झुक रहे हैं? पीछे की ओर। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पीछे की ओर नहीं झुक रहे हैं, मेरा लोअर पार्ट बस के साथ आगे चल जा रहा है और मेरा अपर पार्ट क्या है? वहीं का वहीं रहता है। जैसे कि ये पर्सन है, मान लीजिए कि ये क्या है? पर्सन है। तो यहाँ का जो लोअर पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, किसके साथ? बस के साथ, और मेरा ये वाला पार्ट यहीं पे रहता है। तो हमको क्या लगता है कि मेरा ये वाला पार्ट यहीं पे है, लेकिन लोअर पार्ट आगे चला जाता है। तो ये पार्ट आगे और हम वहीं का वहीं रह जाते हैं, अपर पार्ट। तो क्या होता है? हमें लगता है कि हम लोग पीछे की ओर क्या हो गए? झुक गए। तो किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन का अगर एग्जाम्पल देखें, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली।
यानी इस बस में जो आदमी बैठा हुआ है, जैसे कि ये बस है और यहाँ पे कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए ये पर्सन है। अब क्या है, ये बस मोशन में है और सडनली ब्रेक लगने से वो रेस्ट में जाएगा। तब क्या होगा, जो लोअर पार्ट बस के साथ क्या चीज़ में था, कनेक्शन में है, बस के साथ कांटेक्ट में है, वो बस के साथ क्या चीज़ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट तो मोशन में है। अपर पार्ट क्या होगा, कुछ डिस्टेंस आगे की ओर कवर करेगा, तो हमें क्या लगेगा कि हम लोग आगे की ओर ट्रेवल कर गए, हम लोग क्या कि आगे की ओर झुके। नहीं, मेरा अपर पार्ट जो था वो मोशन में था, जिसके कारण से वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, और उसको जब कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा तो कुछ टाइम बाद वो फिर क्या चीज़ में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं ये बस है, ये क्या है, पर्सन बस में बैठा हुआ है, तो लोअर पार्ट जो था वो बस के साथ कांटेक्ट में है तो वो रेस्ट में चला गया, लेकिन अपर पार्ट वो क्या चीज़ में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो अपर पार्ट मोशन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ महसूस होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ किसका, मोशन का। हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वैसा प्रॉपर्टी जो खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, खुद से अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे। जैसे ये बुलेट है, गन से फायर किया गया, तो जब गन से बुलेट को फायर किया गया तब क्या, बुलेट जिस डायरेक्शन में हमें टारगेट करना है बुलेट को, उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करेगा। इसका डायरेक्शन पाथ डेविएट इधर नहीं होगा या फिर इधर नहीं होगा, वो सीधा जिस डायरेक्शन में हम उसे फिक्स किए उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है इसका यूजिंग में, द फायरिंग ऑफ बुलेट ऑन अ फिक्स टारगेट। जिस टारगेट पे हम लोग बुलेट को फिक्स कर दिए उसी टारगेट की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा। सेकेंड है, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस कम्स अक्रॉस ऑफ द कर्व द पैसेंजर फॉल्स टुवर्ड द सेंटर। जैसे कोई बस मूव कर रहा है और उसमें बैठा पैसेंजर, तो मान लेते हैं ये सीधा पाथ है और यहाँ से एक कर्व आ गया, ये रोड है, यहाँ से एक कर्व आ गया और इसमें कोई बस मूव कर रहा है, इसमें इस पाथ पे कोई बस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या होता है, पैसेंजर जो इसमें बैठा हुआ है, कर्व पे क्या होता है, वो इस कर्व वाले पाथ के सेंटर की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। क्यों, कि उसका ओरिजिनल डायरेक्शन कैसा है, सीधा है, लेकिन वो सडनली उसका जब डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो उसका अपर पार्ट वो जाना शुरू होता है इस डायरेक्शन में। तब क्या होता है, वो क्या चीज़ उसके तरफ टुवर्ड द सेंटर क्या होता है, वो झुकना शुरू हो जाता है। जैसे हम मूव करें, ये सीधा जा रहा है, हम चले सीधा, अब क्या होगा, हमें सडनली हम क्या करेंगे, इधर की ओर टर्न करेंगे। तो मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था, लेकिन हम जब इधर टर्न करें तो कुछ टाइम के लिए हम लोग सीधा जो जाएंगे। तब क्या होगा, जब हम ऐसे ही टर्न करते हैं तो मेरा जो अपर पार्ट है वो इस डायरेक्शन में रह जाता है, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम थोड़ा सा इधर की ओर झुक गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मेरा नेचुरल टेंडेंसी क्या था, स्ट्रेट जाने का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद मेरा अपर वाला पार्ट वो इस डायरेक्शन को मेंटेन कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल था किसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, मोमेंटम, क्योंकि इस मोमेंटम का यूज होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो मोमेंटम को हम लोग स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे किसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। तो मोमेंटम क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़, मोमेंटम। यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से, यानी कितने क्वांटिटी के साथ मूव कर रहा है, उसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मोमेंटम एक्सप्लेन कर रहा है। यानी क्या चीज़, कॉन्सेप्ट डैट हाउ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेन वेलोसिटी ड्यूरिंग मूवमेंट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट के दौरान कितना वेलोसिटी गेन किया, कितना वेलोसिटी उसमें आया, उसको वो क्या बताता है, मोमेंटम बताता है। इस मोमेंटम को अगर हम लोग निकालना है मैथमेटिकली, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, एक प्रोडक्ट है कि मास और किसका, वेलोसिटी का।
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से? पी से। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, मास के लिए एम और वेलोसिटी के लिए भी, यानी मोमेंटम इक्वल टू होगा पी इक्वल टू एम भी। ये मोमेंटम का क्या है, फॉर्मूला हो गया। क्या चीज? मास इंटू वेलोसिटी। अगर इस मोमेंटम का बात करें तो जो मोमेंटम है उसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो क्या होता है, तो मोमेंटम मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी जो मोमेंटम है उसका यूनिट क्या होगा, एसआई, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, केजी के जगह पे ग्राम, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर और सेकेंड का सेकेंड। यानी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को थोड़ा सा पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। एक यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका मास है m, यही ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे जा रहा है जिसका मास है क्या चीज, m। इनिशियली ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है क्या है, u, और कुछ टाइम बाद उसका वेलोसिटी क्या अटेंड कर लिया, v। यानी जो इनिशियल पॉइंट है ये क्या है, एक इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। इस दोनों पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा, तो इनिशियल पॉइंट वाले को हम लोग बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्या चीज, एम यू। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। फाइनल पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास m, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, यानी क्या चीज, m भी। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, तो यानी कि v से u तक जाने में, यानी v से u अटेंड करने में वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। यानी जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है उस दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम यू, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम भी, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, इनिशियल, और ये हो गया क्या चीज, फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल के बीच का क्या चीज, डिफरेंट, क्या कहलाता है, चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। यानी फाइनल मोमेंटम माइनस क्या चीज, इनिशियल मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, एम भी माइनस एम यू। फाइनल मोमेंटम यानी एम भी, इनिशियल मोमेंटम यानी एम यू। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम भी माइनस एम यू। अगर इस चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो बन जाता है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम चेंज हुआ उसे हमें टाइम से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल होता है या तो डेल्टा, और मोमेंटम के लिए पी, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, या फिर डी पी, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या चीज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि पी, क्या होगा, एम भी माइनस एम यू, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या चीज, टाइम, अपॉन क्या चीज, टाइम। इसमें से कॉमन कर लेंगे एम, तो v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ये है चेंज इन मोमेंटम, जिसका हमें यूज होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो क्या याद रखना है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स का मोशन क्या क्या है, उनका लॉ क्या क्या है। तो बेसिकली उनका 3 लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया था वो आया था 17th सेंचुरी में। कब आया था, 17th सेंचुरी में। तो हम लोग एक एक करके तीनों लॉ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन भी सिंपल बोल सकते हैं, क्या चीज़, लॉ ऑफ मोशन, या फिर पूरा बोलना है तो न्यूटन्स क्या चीज़, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था, अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट क्या चीज में है, रेस्ट में है, तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर वो मोशन में है तो हमेशा वो क्या चीज में रहना चाहता है, मोशन में। कब तक, जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। कहाँ पे, एक स्टेट पाथ पे। कब तक वो रेस्ट में रहेगा, कि हम लोग बाहर से कोई इस पर फोर्स नहीं लगाते हैं। जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में रहेगा। ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या चीज़ में है, मोशन में। हम इसे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस पर एक फोर्स, इसके मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अगर फोर्स इस पर नहीं लगाते हैं तो हमेशा वो क्या चीज़ में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो फर्स्ट लॉ सिंपल है, जो इनर्शिया को डिफाइन करता है, क्या चीज़, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब तक, कि जब तक उस पर कोई हम लोग फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। क्या चीज़, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्या क्या कंडीशन है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। सबसे पहला कंडीशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, कि इसका वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0 है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। जब ये वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ ही नहीं तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अब ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन भी क्या चीज़, 0। तो ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यू क्या चीज़ में रहेगा, रेस्ट में। कब तक, कि हम इस पर कोई एक फोर्स लगा दिए तो इसका क्या चीज़, स्टेट चेंज हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी अब 0 नहीं रहेगा। तो याद रखना है क्या क्या कंडीशन, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। दूसरा, ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ये एक रास्ता है, पाथ है, इस पे ऑब्जेक्ट का क्या है, मोशन है, इस डायरेक्शन में। मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। हो सकता है वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगा। तो वेलोसिटी 0 नहीं होगा, यानी ग्रेटर देन 0। और जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड है तो वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही मूव करेगा। तो जब वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हुआ तो इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब सेम हो जाता है तब इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी 0 नहीं होगा लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्मली। वो हमेशा क्या करेगा, कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा। कब तक, कि जब तक उसके हम लोग वेलोसिटी में चेंज ना लाएं, यानी इसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था उसमें हम लोग चेंज ना लाएं। तो ये क्या था, कुछ कंडीशन था किसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड होता है।
अनबैलेंस्ड होता है। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाए वो फोर्स इसमें प्रोड्यूस मोमेंटम में जो चेंज आया उसके क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इस पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम यू। यहाँ पे फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच गया और वेलोसिटी उसका क्या हो गया भी। तो जो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो हम चेंज इन मोमेंटम पीछे डिस्कस किए हैं, इसी के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम और क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिस्कस किए थे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या था, चेंज इन जो मोमेंटम था वो क्या था, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम यू माइनस क्या चीज, एम भी माइनस क्या चीज, एम यू। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या चीज, जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज के, मोमेंटम के, मोमेंटम के। तो फोर्स के लिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, एम भी माइनस एम यू अपॉन रेट का मतलब टाइम अपॉन क्या चीज, टाइम। यानी जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको अगर आगे हम लोग बढ़ें तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले में से हम लोग एम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, भी माइनस यू अपॉन क्या चीज, टी, भी माइनस यू अपॉन टी। इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो एफ इक्वल टू के एम भी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे जो के है वो है कांस्टेंट, क्या चीज है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना, 1। कितना लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट का वैल्यू 1 लेते हैं। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू होगा के जगह पे 1 रखेंगे यानी के को हटा देंगे, तो एम भी माइनस यू अपॉन क्या चीज, टी। ये हो गया एक फोर्स का फॉर्मूला, क्या चीज, एक फोर्स का फॉर्मूला। और हम लोग जानते हैं कि भी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि F इक्वल टू एम और इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, A रख देंगे। यानी F इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला मिलेगा F इक्वल टू एम ए। तो ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला दोनों याद रखना है, जिसका हमें यूज करना है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब। एक F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बाई टी, एक F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग स्टडी करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट और सेकेंड स्टडी कर चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे हम किसी वाल पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी हम लोग क्या चीज, वाल पे, ये वाल है,
इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो फोर्स लगा वाल पे वो कहलाएगा एक्शन, और वाल के द्वारा मेरे हाथ पे जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे पे जो फोर्स लगा उसको हम लोग एक्शन बोल दिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पे जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या बोल दिए, रिएक्शन बोल दिए। यानी इसके एक्शन में उसके द्वारा कुछ रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन आपस में इक्वल होता है। यानी क्या चीज़, एक्शन और जो रिएक्शन है वो आपस में इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इस हैंड के द्वारा मेरे द्वारा फोर्स लगा एफ ए, किस पे, इस वाल पे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, और इसके द्वारा वाल के द्वारा मेरे हैंड पे फोर्स लगा एफ बी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो गया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा माइनस, यानी एफ ए इक्वल टू क्या चीज, माइनस एफ बी। इसको हम लोग ए ले लिए हैं, इसको हम लोग बी ले लिए हैं, तो इसके द्वारा इस पे एक्शन हुआ एफ ए, इसके द्वारा इस पे रिएक्शन हुआ क्या चीज, एफ बी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए हम लोग क्या किए, माइनस ले लिए। और अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें, जैसे एक टेबल है, इस टेबल पे एक बुक पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बुक ले लेते हैं, ये बुक पड़ा हुआ है, तो बुक क्या कर रहा है, इस टेबल पे कुछ फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग एफ ए ले लिए। और ये जो टेबल है इस बुक पे फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग एफ बी ले लिए। तो जो फोर्स बुक लगा रहा है टेबल पे वो एक्शन हो गया, और जो टेबल फोर्स लगा रहा है बुक पे वो हो गया रिएक्शन। तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड फर्स्ट का क्या है, एफ ए, और इसका क्या है, एफ बी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस एफ बी। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें कि हम लोग हैमर्स के मदद से वाल में क्या करते हैं, कुछ नेल वगैरह को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, इस हैमर के द्वारा इस नेल पे एक्शन हो रहा है, हैमर के द्वारा नेल पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसको हम लोग एक्शन बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, एक्शन। तो ये वाल क्या कर रहा है, या फिर जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसपे हम लोग नेल को इंसर्ट कर रहे हैं, वो वाल इस हैमर पे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, रिएक्शन बोल दिए। क्या चीज, रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, यानी जो रिएक्शन और एक्शन का मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल होगा। जैसे ये हैमर फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो ये वाल भी क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। क्या चीज, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड क्या चीज, अपोजिट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि जो एक्शन और जो रिएक्शन है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता है, ये एक पेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए लग रहा है। अगर एक्शन एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन पेयर सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होगा। न्यूटन थर्ड लॉ का हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है न्यूटन थर्ड लॉ का, यानी कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, अ गन रिक्वायर्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। जैसे एक गन है, इसमें रेड कलर वाला क्या है, बुलेट है। जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट जाता है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड चला गया, तो इसको हम लोग एक्शन बोल दिए। लेकिन बुलेट भी क्या करता है, इस गन पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उसको क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, रिएक्शन बोल दिए। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गया। क्या चीज, अपोजिट। मतलब फोर्स ऑन बुलेट, गन के द्वारा बुलेट पे फोर्स लगा, एक्शन। बुलेट के द्वारा गन पे फोर्स लगा, क्या चीज, रिएक्शन। दोनों का अमाउंट आपस में इक्वल। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अ मैन वॉकिंग ऑन द क्या चीज, ग्राउंड। मैन क्या चीज, ग्राउंड पे वॉक कर रहा है, मतलब इस मैन का जो फीट है, पैर, उसके द्वारा ग्राउंड पे एक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और ग्राउंड के द्वारा क्या कर रहा है, मैन पे भी कुछ फोर्स लग रहा है। तो एक को एक्शन, दूसरे को क्या चीज, रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है, न्यूटन थर्ड लॉ का। जैसे रोइंग अ बोट, बोट जब हम लोग क्या करते हैं, नाव से हम
नाव में जब हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होता है, या फिर उससे कूदकते हैं, तब क्या होता है, नाव पीछे की ओर भागता है और हम लोग आगे की ओर भागते हैं। तो हमारे द्वारा क्या होता है, नाव पे एक्शन होता है और नाव के द्वारा हमारे ऊपर क्या होता है, रिएक्शन होता है। अ पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग। जब हम लोग पानी में तैरते हैं, पानी में जब हम लोग क्या करते हैं, तैरते हैं, तो हम लोग आगे की ओर जाते हैं और वाटर को पीछे की ओर धकेलते हैं। यानी हमारे द्वारा एक्शन हुआ किस पे, वाटर पे, और वाटर के द्वारा क्या हुआ, रिएक्शन हुआ हमारे ऊपर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। रॉकेट प्रोपल्सन, जब हम लोग रॉकेट को फायर करते हैं तब क्या होता है, रॉकेट के बॉटम से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, गैस निकलता है। वो गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो रॉकेट कहाँ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यानी फोर्स ऑन गैस जो रॉकेट के द्वारा लगा वो एक्शन हो गया, और जो रॉकेट ऊपर की ओर गया वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो धुआं यानी स्मोक नीचे और एक ऊपर की ओर गया, क्या चीज़, रॉकेट। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट। ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। आज के पार्ट में इतना ही। अब लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ देखेंगे और नेक्स्ट कुछ टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।